Morning, beta. Today we will continue chapter international organizations. We are already discussion about areas of reformation in UNO, United Nations Organization. In that way, we already discussed about structure and processes of United Nations. The biggest discussion has been on the working of the Security Council. जो बहुत बड़ा एक डिस्कशन का मुद्दा रहा वो ये रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो वर्किंग है उस पर क्या क्या चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ है. इंक्रीज इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स सो दैट रियलिटी ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर बेटर रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस. जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद है उसमें परमानेंट मेंबर और टेम्परेरी मेंबर्स जो हैं उनकी नंबर्स, उनके जो संख्या है वो इंक्रीज़ की जाए. क्यों? क्योंकि जिस समय यूनाइटेड नेशंस बना था उस समय सरकमस्टांसेस और थे, आज सरकमस्टांसेस और हैं. तो परमानेंट मेंबर उस समय भी 5 थे, आज भी 5 हैं. इनको इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है ताकि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है एक्चुअल उसका जो है एक मिरर के रूप में ये ऑर्गेनाइजेशन हमें नज़र आए. हर एरिया को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. डिमांड टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका. स्पेशली जो फोकस किया जा रहा है इसमें डिस्कशन में एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से मेंबर जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएं, स्पेशली परमानेंट मेंबर इंक्रीज़ किए जाएं. यूनाइटेड स्टेट एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इम्प्रूवमेंट इन यूनाइटेड नेशंस बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि जो इसका बजट प्रोसीजर है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हमें और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. जो इम्प्रूवमेंट है वो होनी चाहिए. एरियाज ऑफ रिफॉर्मेशन, जुरिस्डिक्शन ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस. किस किस एरिया में इसे काम करना चाहिए? क्या इसका एरिया इंक्रीज़ करना चाहिए या उसका कुछ एरिया रिड्यूस करना चाहिए? Some countries and experts want organization to play a greater or more effective role in peace and security missions. कुछ कंट्री और जो एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनका ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए. किस चीज़ में? वर्ल्ड में पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में और सिक्योरिटी मिशंस जो है, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोग सिक्योर रहें. देखो जो सिक्योरिटी वर्ड है ये बहुत वास्ट है. किसी एक एंगल से ऐसा नहीं है कि कोई हम पर हमला ना करे, अटैक ना करे, कि केवल इसी एंगल से जो सिक्योरिटी चाहिए. नहीं, सिक्योरिटी चाहिए हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे, सिक्योरिटी चाहिए हमें टेररिज्म से, सिक्योरिटी चाहिए हमें डिफरेंट टाइप के डिजीज़ से, सिक्योरिटी चाहिए हमें डिफरेंट टाइप के डिजास्टर जो होते हैं उनसे. तो अलग अलग हर एंगल से जो है सिक्योरिटी में इसका रोल जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए. अदर्स वांट इट्स रोल टू बी कॉन्फाइड टू डेवलपमेंट ह्यूमैनिटेरियन वर्क लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस. कुछ अदर्स ग्रुप्स हैं या कंट्रीज़ हैं, उनका ये मानना है कि इसका जो रोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. किस आधार पर? ह्यूमन ग्राउंड पर, लोगों की डेवलपमेंट के लिए फिक्स होना चाहिए. जैसे उसमें हेल्थ इशू आ जाना चाहिए, मींस लोगों की हेल्थ सिक्योर रहे, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ जो हैं उनसे बचाव के लिए लोगों का एजुकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो, अर्थात लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो, इन्वायरमेंट प्रॉपर मिले लोगों को, पॉल्यूशन ना हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि कंटिन्यूसली वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के लिए. तो इस पर काम करें, ह्यूमन राइट्स सिक्योर करने के लिए काम करें. जेंडर एंड सोशल जस्टिस, हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो जेंडर है उसके आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता है. जैसा कि इंडिया में भी एक इस प्रकार की सोच काम करती है कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है. हालांकि पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, बट अभी भी इस पर काफ़ी काम किए जाने की रिक्वायरमेंट है. ऐसे ही सोशल जस्टिस मींस कास्ट के आधार पर जो लोगों से भेदभाव किया जाता है. हमारे कंट्री में भी हालांकि
हमें डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डिफरेंट स्टेप्स उठाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको पूरी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से इंडिया का ये सिनेरियो है, इस प्रकार वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में ये सिनेरियो काम करता है, तो उस पर काम किए जाने की आवश्यकता है। वाई आर द रिफॉर्म्स नीडेड, वो कहते हैं ये रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता ही क्यों है। द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, आफ्टर द कोल्ड वार। दोज realities are different here, one some of the changes that have occurred। वो कहते हैं 1940 में, अक्टूबर 1945 में जो है यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था, इसको बनाया गया था सेकंड वर्ल्ड वार के फ़ौरन बाद। लेकिन कोल्ड वार के बाद जो है, जो हमने रियलिटीज़ देखी वो पहले से डिफरेंट थी, तो उनमें से कुछ पे यहाँ फोकस किया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया है, वो टूट गया है, बिखर गया है, और अब उसका जो सक्सेसर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो रशिया को माना गया, जिसे वीटो पावर दिया गया है। द यूनाइटेड नेशन इज़ द स्ट्रोंगेस्ट पावर। उस समय यूएसएसआर और यूएसए दोनों बिगेस्ट पावर थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द कोल्ड वार only United States is the strongest power in the world. The Soviet Union has collapsed, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो सोवियत यूनियन जो है वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोलैप्स हो गया, और सिंगल वर्ल्ड पावर जो है वो बची, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव, अर्थात पहले से जो पॉलिसीज हैं यूएसए की भी, वो भी चेंज हुई हैं और पहले से ज़्यादा कोऑपरेटिव हुआ है। वाई आर द रिफॉर्म्स नीडेड, कंटिन्यू। द इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेजेंटेड रेट। एशिया की जो इकनॉमीज़ हैं, जो कंट्री हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है जिसका शायद उनको अंदाज़ा नहीं था। मैनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस एज दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप। यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्री हैं, उनकी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। क्यों? ऐसे कंट्रीज़ जिनको नई नई इंडिपेंडेंस मिली है, स्पेशली सोवियत यूनियन से, या जो डिफरेंट कम्युनिस्ट स्टेट थे ईस्टर्न यूरोप के, वो मेंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं। चाइना इज़ द फास्ट एमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर एंड इंडिया आल्सो इज़ ग्रोइंग रैपिडली। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि चाइना जो है वो तो सबसे फास्ट एमर्जिंग पावर है, उसके साथ साथ इंडिया इज आल्सो ए ग्रोइंग रैपिडली कंटिन्यूसली। इंडिया भी, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं और चाहे वो अपने डिफेंस के एंगल से बात करते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं। ए होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड, जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि अब हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो भी बदल गए हैं। हम देखते हैं वर्ल्ड के सामने नए नए चैलेंजेस आ गए। जैसे अभी कोविड-19 आया, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी जिससे पूरा वर्ल्ड जो है वो उससे सफ़र करेगा। लेकिन आपके सामने अगर मैं केवल इंडिया का ही एग्जांपल लूँ, आई थिंक करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, लाखों लोगों की डेथ हुई है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा डेथ हुई हैं, स्पेशली अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, इनमें मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं। हालांकि अब इनमें कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं, बहुत सारे कंट्री में सिविल वॉर चल रही है, एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेररिज्म, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री उसको फेस कर रहे हैं। अभी आपके सामने है, अभी पिछले कुछ दिनों में वार हुआ इज़राइल और फिलीपींस में, तो वो भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स की ही बात आती है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो भी एक चेंज है। क्लाइमेट चेंज ये एक पुरानी समय से ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है और इस प्रकार के जो एपेंडेमिक्स हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके बेटे,
इसके बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटा